हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10th क्लास का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की, और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है। हमें ये बात अच्छे से पता है कि हमारी मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। क्यों लॉस करती हैं? ताकि वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकें। और जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं तो क्या फॉर्म होता है? कैटायन, मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और अब कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तभी लॉस करेगा कि कोई गेन करने वाला हो। तो अब गेन कौन करेगा? दैट इज़ नॉन मेटल। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म द एनायन। जब गेन करते हैं तो हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। अब है कि जब आपकी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उस टाइम पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। और जो आयनिक बॉन्ड से जो हमारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। So the compounds formed by the transfer of electrons from metal to non-metal are called the ionic compounds or electrovalent compounds. Example है जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, the salt we used at home, and calcium chloride है, magnesium chloride है. These all are the examples of the ionic compounds. अब ये आयनिक कंपाउंड हमारा बनता कैसे? अभी मैंने बताया कि मेटल ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हमारी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो 2 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब सल्फ़र है, सल्फ़र का 16 होते हैं, तो इसको 2 चाहिए होते हैं। तो हमारा मैग्नीशियम है 2 लॉस करेगा पॉजिटिव चार्ज, और सल्फ़र को 2 चाहिए हैं तो ये दोनों गेन कर लेगा। इस तरीके से मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है और सल्फ़र का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से जो 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम द मेटल टू नॉन मेटल, द आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन एंड द मैग्नीशियम सल्फाइड इज ए आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मैग्नीशियम यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है। 2 लॉस किए और ऑक्सीजन ने 2 गेन करे हैं। इसी तरीके से हमारा कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, और एल्युमिनियम ऑक्साइड है। इस तरीके से मतलब मेटल से नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा आता है। अब है कि हमारा जो फिज़िकल नेचर क्या है कंपाउंड्स का, जो फिज़िकली ये दिखते कैसे हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स हमेशा क्या होते हैं? हमारे सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड होंगे तो क्या होंगे? वो हार्ड होंगे। अब हार्ड क्यों होती? क्योंकि जो इसके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the positive and the negative ions, and these compounds are brittle. brittle होता है मतलब बहुत जो ऐसे तोड़े तो ब्रेक हो जाते हैं पीसीस के अंदर। थोड़ा सा प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं दैट आर ब्रेक इनटू द पीसेस। नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कितने मेल्ट कैसे होगी, कैसे ये बॉयल होगी, इनका कम है या ज़्यादा है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी मैंने बोला कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और आयन नेगेटिव आयंस के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो बहुत टाइटली बॉन्डेड है एक दूसरे से तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हाई। तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि इसको बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। दिस इज़ बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी। हमें पता है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉल्युबल इन द वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, बट इन सॉल्युबेंट इन द सॉल्वेंट्स लाइक जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, इथेनॉल है, इनके अंदर क्या होते हैं? हमारे इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है
अब कि ये पता है कि अगर हमें कंडक्शन चाहिए, कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो देयर शुड बी आयंस, आयंस होने चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर आयंस से इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वहाँ पे कंडक्शन भी पॉसिबल नहीं होता है। तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। वहाँ पे अगर कंडक्शन है तो हमारे चार्ज पार्टिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, आयनिक और जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं आज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कंडीशन होती है कि कंडक्शन होता है इनके अंदर, बट एक कंडीशन होती है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन द मोल्टन स्टेट, मतलब इनको हमने मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, तब ये कंडक्शन करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक, या फिर एक्वस सोल्यूशन में, या इनको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया है तब कंडक्शन करेंगे। कब करेंगे, या तो इनको मोल्टन स्टेट में हीटिंग करके इनको मेल्ट कर लो तब कंडक्शन करेंगे, या फिर इनको एक्वस सोल्यूशन मिला लो, इनको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं तभी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमने जैसे ही इनको डिज़ोल्व किया, जैसे ही हमने मेल्ट किया, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन थी वो टूट जाती है, और जो आयंस हो जाते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। अगर आयंस फ्री हो गए तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से कंडक्ट हो जाती है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और एक्वस फॉर्म, बट इन सॉलिड स्टेट दे डिड नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन इज अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अब हमारी जो मेटल्स हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ क्रस्ट क्या होती है, जो हमारी अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो हमारी जो मेटल्स होती है वो हमें नेचर में मिलती कैसे हैं, तो फर्स्ट इज योर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं हमारे, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। जो एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स जो नेचर में हमें मिलते हैं, नेचुरली जो जैसे हैं प्रेजेंट है अर्थ में, वैसे अगर हमें मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, तो उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। अब बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिनरल्स एंड ओर्स। अब हमारे ओर्स क्या होते हैं, सारे के सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं होते हैं। तो ये कैसे होगा, अब ओर्स मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल, मतलब ओर्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारी पर्टिकुलर मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं हमारे ओर्स बोलते हैं, और जिससे हम मेटल आसानी से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हम ओर से प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे अलग अलग मेथड से, तो उनको मिनरल इस टाइप के मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। याद रखो, ओर्स वो होते हैं जिसके अंदर मेटल की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है, एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, एंड द सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। नेक्स्ट वन इज़ गैंग्स। ये क्या होता है, अब बहुत सारे जब भी हम मेटल को ओर मिलता है तो उसके अंदर मेटल के साथ साथ बहुत सारी अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, और दीज अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ और अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड द गैंग। एंड ये क्या होता है, दीज कैन बी डिपॉजिट फाउंड इन द डिपॉजिट वेयर द मिनरल इज प्रेजेंट। ये जैसे कोई भी मेटल हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो उसके अंदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, दैट आर कॉल्ड द गैंग्स। नेक्स्ट है, अब हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपकी रिएक्टिविटी होती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अब हम मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट की जो हमारी बहुत हाई रिएक्टिविटी होती है मेटल्स होती है, सेकंड वन इज़ दो मिडल होती है, ना ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना कम रिएक्टिव होती है, एंड थर्ड इज़ वेरी लिस्ट रिएक्टिव सीरीज मेटल्स की। तो जैसे हमारी यहाँ पे सोडियम होगी, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, दीज मेटल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड दीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ये हम आपका नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। और जो आपकी जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ये क्या होती है, ये मिडल होती है, ना ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कम रिएक्टिव होती है, ना ज़्यादा होती है। इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय रिडक्शन और बाय हीटिंग विद द कार्बन। और जो सिल्वर और गोल्ड होती हैं ये नेचर में हमें प्योर मिलती हैं, एलिमेंटल स्टेट में मिलती हैं, फ्री स्टेट में मिलती हैं। तो ये इनको हम आपका थर्ड मेथड से एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर, दीज फाउंड इन द फ्री स्टेट। अभी बोला मैंने नेचर में जब एलिमेंट्स मिलता है तो कोई नेचर होता है में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अगर वो रिएक्टिव होगा तो किसी ना किसी के साथ
रिएक्ट कर लेता है एलिमेंट, तो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे हमारी गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम, ये आपकी बहुत कम रिएक्टिव हैं, मेटल्स हैं, तो ये क्या होंगी, ये हमारी फ्री स्टेट में मिलती है नेचर के अंदर, किसी के साथ कंबाइन नहीं करती हैं। तो जो कॉपर और सिल्वर है हमारी, ये क्या होती है, फ्री स्टेट के साथ साथ कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है, मतलब ये रिएक्ट भी कर लेती हैं। तो ये एज ए सल्फाइड और एज ए ऑक्साइड ओर्स भी नेचर में मिलती हैं। हमारी जब मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमारी मेटल्स टॉप है रिएक्टिविटी सीरीज के, अभी मैंने बात की थी आपकी, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर सो रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये आपके नेवर फाउंड इन नेचर एज ए, ये कभी भी फ्री स्टेट में मिलती नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव, ये ईजिली रिएक्ट कर लेती हैं और हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही नेचर में मिलती हैं। और जो आपकी मिडल वाली होगी रिएक्टिविटी सीरीज वाली, जिंक है, आयरन है और आपका लेड है, ये ना ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ना कम रिएक्टिव हैं। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में और कार्बोनेट्स की फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है, यू विल फाइंड दैट, अब आपको पता है कि बहुत सारी, अब आपने देखा कि जितनी भी मेटल्स होती हैं मेनली ऑक्साइड्स की फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है एंड वेरी अबेंडेंट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, तो ईजिली किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाता है, ऑक्साइड्स फॉर्म होता है। इसलिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं ऑक्साइड्स की फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेटल of the low reactivity, metals of medium reactivity and metals of the high reactivity। अब क्या, सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स। अब हमें ओर से प्योर मेटल्स निकालनी है, मतलब हमें मेटल साफ़ सुथरी चाहिए, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं चाहिए, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अब क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। अब किसी भी ओर में से मेटल को निकालना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मेटलर्जी प्रोसेस। अब इसमें 3 स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, सेकंड वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड वन इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज योर एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है, ओर्स माइन फ्रॉम द अर्थ। अब हमने ओर्स को माइन कर लिया, अर्थ से ले लिया है, यूजुअली कंटामिनेटेड ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil है, sand है, are called gangs। हमें पता है कि जब हम अर्थ से किसी भी मेटल को निकालते हैं तो ओर्स की फॉर्म में मिलती है, तो ओर्स के साथ बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ मिलती हैं। तो इन इम्प्यूरिटीज़ को निकालना एक्सट्रैक्शन से पहले, मतलब प्योर मेटल निकालने से पहले, प्रियर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हमें क्या होती है, ये सारी की सारी इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। द इम्प्यूरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड प्रियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट इज कॉल्ड द एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। द प्रोसेस इज़ यूज फॉर रिमूविंग द गैंग्स फ्रॉम द और। इसी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, गैंग्स पार्टिकल्स हैं, उनको ओर से निकालना है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, कि आपके जो गैंग्स पार्टिकल्स हैं उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन्हीं के बेस पे आप कौन सा, किस प्रोसेस से आपकी जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो रिमूव करेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी जो गैंग्स पार्टिकल्स हैं, कंटामिनेटेड पार्टिकल्स हैं, उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो क्या है, द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग्स फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड द ओर। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली यूज। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन्हीं के बेस पे हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं कंटामिनेटेड अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। अब हमारे 3 तरीके से ओर को हमने रिएक्टिविटी में डिवाइड किया, तो 3 ही प्रोसेस से हम इनका सेपरेट आउट करते हैं मेटल्स को फ्रॉम द ओर्स।
फर्स्ट वन इज़ मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी में हम अभी बताया मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। इसमें क्या करते हैं, हम जो ओर लिया है उसमें से हमने क्या कर दिया, उसको मेल्ट कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्योर मेटल हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब है मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी, जो कम रिएक्टिविटी होती हैं, तो उसमें अभी बताया मैंने कि जो आपके ओर्स हैं या तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड की फॉर्म में। अब कार्बोनेट वाले ओर होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस लेके आएंगे। मतलब इसको याद करने का तरीका है C4 कार्बोनेट एंड C4 द कैल्सिनेशन। कार्बोनेट ओर को एक्सट्रैक्ट मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस कैरिड आउट करेंगे, कैल्सिनेशन। और जो सल्फाइड ओर्स होंगे उनको में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे रोस्टिंग, RS। रोस्टिंग किसके लिए यूज़ करेंगे, सल्फाइड ऑर्स के लिए। अब इसके लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्यों की जाती है, ताकि जो हमारी ऑक्साइड्स मेटल है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। अब ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हो गई तो उसके बाद हम मेटल आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो हमने जो ऑक्साइड्स बन गई हैं, जैसे हमारी ZnO है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी जैसे ZnO है, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई, जिंक मिल गई है। तो इसीलिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारी जो मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद हम रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन से हमारी क्या हो जाएगी, मेटल आसानी से मिल जाएगी। और जो एक्टिविटी है लो सीरीज वाली है, तो उसको लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फिर प्योर मेटल मिल जाएगी, और इस तरीके से हम प्योर मेटल मिल जाती है हमें। नेक्स्ट अब है कि हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग में क्या होता है कि जो हीटिंग करते हैं मेटल ओर की इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, उस टाइम पे हमें एक्सेस में एयर चाहिए होती है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग इज़ द हीटिंग ऑफ ए मेटल और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीडेशन। लेकिन कैल्सिनेशन में हमें क्या चाहिए होती है, जो लिमिटेड अमाउंट में एयर चाहिए होती है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब दूसरा क्या होता है, रिक्वायर्स एन ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ एयर, और इसमें डन एट, ये बहुत कम ऑक्सीजन या कम एयर की प्रेजेंस में भी हो जाती है। और इसके अंदर क्या करते हैं, रोस्टिंग में अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया ये किस लिए यूज़ की जाती है, आपकी सल्फाइड ओर के लिए। और ये हमारी कैल्सिनेशन, C4 कैल्सिनेशन एंड द C4 द कार्बोनेट ओर की एक्सट्रैक्शन में यूज़ की जाती है। और इसके अंदर क्या होती है, हमारी रोस्टिंग के अंदर जो रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस बहुत रिलीज़ होती हैं, और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। और रिलीजेस इसके अंदर क्या होता है, वॉलेटाइल कंपाउंड्स, यू कैन से इट वी रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द कंपाउंड्स। कैल्सिनेशन के अंदर हमारे वॉलेटाइल कंपाउंड को हम रिमूव करते हैं, उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है उसको हम रिमूव करते हैं। दैट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डिफरेंस है ये आपका इसके अंदर। अब है हमारा एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। जो हमारी एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को लो वाली है, उनको कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी जो मेटल्स हैं हमारी लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में, हमें पता है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होती हैं, मतलब बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। इनको हम सिर्फ हीट करके ही इनमें से हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ईजिली से। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिनेबार। सिनेबार इज़ ए ओर ऑफ मर्करी, HgS इज़ एन ओर ऑफ ए मर्करी। जब हम इसको हीट करते हैं इन एयर, इट फर्स्ट कन्वर्ट। अब हमें क्या करना है, इसको हीट करेंगे एयर के अंदर, तो भी मैंने बोला इनको सबसे पहले काम क्या होता है कि ओर्स को हमें ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि हम उनका आसानी से रिडक्शन करें। तो हमने सिनेबार को हीट किया, तो इसके बाद फर्स्ट इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मर्करिक ऑक्साइड में, दैट इज़ HgO। अब इसके बाद क्या करना है, हमें रिडक्शन करना, बहुत ही आसान काम रह गया। इसके बाद तो हमारा यहाँ पे हमने मर्करिक सल्फाइड लिया, इसका हीट कर दिया एयर की प्रेजेंस में, हमने सल्फाइड है तो वी यूज़ द रोस्टिंग प्रोसेस फॉर द सल्फाइड ऑर्स। तो यहाँ से हमें ऑक्साइड्स मिल गया है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो गई है, और इसके बाद हमने रिडक्शन कर दिया है, तो यहाँ से हमारी जो ऑक्सीजन है वो रिमूव कर दी है हमने, और यहाँ से हमें मर्करी जो मेटल है हमारी मिल गई है। तो इस तरीके से हम जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ वाली मेटल्स होती हैं उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, बहुत आसान है। उनको हीट करेंगे
बाय द रोस्टिंग प्रोसेस। उसके बाद ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको जस्ट हीट करेंगे और वहाँ पे हमें हमारी जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में मिल जाती है। तो इसी तरीके से जो हमारी कॉपर है वो भी हमारा क्यूप्रस सल्फाइड की फॉर्म में नेचर में मिलता है। इसको भी हम जस्ट हीटिंग करके, रोस्टिंग करके आसानी से इसको भी हम यहाँ से भी हम कॉपर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।